नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा जिले में दियोदर के बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। केंद्र गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के लाल किला परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर बृहस्पतिवार को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 7 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य किया। प्रवर्तन निदेशालय ने बहुस्तरीय बिक्री श्रृंखला घोटाले के आरोप में एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आज से मंगोलिया में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में केरल ने पश्चिम बंगाल को 2-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से पराजित किया। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवलीन निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जो काबुल में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में बनी भारत की अस्थायी सरकार में विदेश मंत्री थे। सही उत्तर है चेम्पाकरमण पिल्लई। चेम्पाकरमण स्वाधीनता संग्राम में अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष रहे। उन्हें पैन जर्मन नेशनलिस्ट पार्टी में एकमात्र विदेशी सदस्य होने का अवसर मिला। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हैदरपारा के स्वास्थ्य घोष। नमस्ते, मैं स्वास्थ्य घोष सिलीगुड़ी शहर वेस्ट बंगाल राज्य से हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज में हिस्सा लेते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हमारे राज्य में सुभाष चंद्र बोस, शहीद खुदीराम बोस, मातंगिनी हजरा जैसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। मैं प्रसार भारती को धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसा कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 72वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम बताएं जिन्हें गांधी जी ने सावित्री देवी का नया नाम दिया था और जो कर्शियांग में नजरबंदी से नेताजी के बच निकलने में मददगार रही। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम बताएं जिन्हें गांधी जी ने सावित्री देवी का नाम दिया था और जो कर्शियांग में नजरबंदी से नेताजी के बच निकलने में मददगार रही। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा में दियोदर के बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री कल गांधीनगर में स्कूल कमान और नियंत्रण केंद्र गए। इस अत्याधुनिक केंद्र का नाम विद्या समीक्षा केंद्र रखा गया है। श्री मोदी ने कई प्रदर्शनी देखी और इसके कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र में कल शाम 2 घंटे से अधिक समय बिताया और समन्वयकों, शिक्षकों और छात्रों के साथ बातचीत की। आज वह उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इनमें बनास डेयरी के नए डेयरी परिसर का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, आलू प्रसंस्करण संयंत्र और किसानों के लिए बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन परियोजना शामिल है। दोपहर बाद श्री मोदी जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की आधारशिला रखेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। GCTM दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए इस प्रकार का पहला और एकमात्र केंद्र होगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ इन दिनों भारत की 8 दिन की यात्रा पर हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में पत्थरबाजी और आगजनी के मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने बताया कि इनमें से 8 आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। श्री अस्थाना ने कहा कि अभियुक्तों से 3 पिस्तौल और 5 तलवार भी बरामद की गई है। श्री अस्थाना ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सबको कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस बीच रोहिणी की एक अदालत ने मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस हिरासत और 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। कल इन दोनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 4 अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में शांति बहाल करने का प्रयास कर रही है। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती हिंसाग्रस्त इलाके में की गई है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। इस मौके पर 400 रागी शबद कीर्तन करेंगे। केंद्र सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कल और बृहस्पतिवार को लाल किला परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आयोजन के पहले दिन कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री शाह लाल किला में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और बलिदान पर आधारित मल्टीमीडिया शो का भी उद्घाटन करेंगे। कल ही लगभग 400 बच्चे शबद कीर्तन करेंगे। नई दिल्ली में कार्यक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए मुगलों के अत्याचार का डटकर मुकाबला किया। श्री रेड्डी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी सिखों और हिंदुओं, विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों के अधिकार के लिए लड़े ताकि ये लोग जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध कर अपनी आस्था को बनाए रख सकें। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 70 वर्षों में पहली बार किया जा रहा है। वो दिन अलग अलग कार्यक्रम होगा। 20 तारीख को लाइट एंड शो तथा कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरु जी के जीवन के प्रेरणा देने वाले प्रदर्शन भी रेड फोर्ट में 2 दिन लगाएंगे और 21 को भारत का प्रधानमंत्री उनके बलिदान के याद में एक डाक टिकट और कॉइन भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सहयोग से कर रहा है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा जिले में दियोदर के बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया। गृहमंत्री अमित शाह ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया।
केंद्र गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के लालकिला परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर बृहस्पतिवार को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 7 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य किया। प्रवर्तन निदेशालय ने बहुस्तरीय बिक्री श्रृंखला घोटाले के आरोप में एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आज से मंगोलिया में। मंजेरी में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में केरल ने पश्चिम बंगाल को 2-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से पराजित किया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर प्रत्येक व्यक्ति का मास्क पहनना अनिवार्य है। ये आदेश गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिलों के लिए जारी किया गया है। श्री विज ने कहा कि राज्य के इन 4 जिलों में मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोविड से संक्रमित कुल 238 लोगों में से 198 गुरुग्राम में और 22 फरीदाबाद में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य के 7 जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में संक्रमण बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसका प्रभाव एनसीआर के जिलों में है। उन्होंने एनसीआर से जुड़े प्रदेश के 6 जिलों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत में कोविड की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ और इन 6 जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में जहां गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 65 नए मामले मिले हैं, राज्य में फिलहाल कोविड संक्रमण के 695 सक्रिय मरीज मौजूद हैं, जिनमें से 115 नए मरीज पिछले 24 घंटों में ही मिले हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार सरकार ने राज्य के 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड टीके की बूस्टर डोज निःशुल्क लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इस फैसले से राज्य के करीब 5 करोड़ 25 लाख लोगों को फायदा होगा। देश में कोविड टीकाकरण 186 करोड़ 70 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 2 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की 757 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्ति कुर्क की है। कंपनी पर बहुस्तरीय बिक्री श्रृंखला घोटाले का आरोप है। कुर्क की गई परिसंपत्तियों में कंपनी की भूमि और फैक्ट्री, मशीनरी, वाहन, बैंक खाते और सावधि जमा शामिल हैं। धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की छानबीन से पता चला है कि एमवे कंपनी सीधी बिक्री के बहुस्तरीय नेटवर्क की आड़ में लंबे समय से ग्राहकों से धोखाधड़ी करती आ रही है। इसके अधिकांश उत्पादों की कीमत खुले बाजार में उपलब्ध अन्य निर्माताओं के लोकप्रिय उत्पादों से कहीं अधिक थी। वास्तविकता जाने बिना आम लोग कंपनी के सदस्य बनने और महंगे उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहन की चपेट में आते जा रहे थे। कंपनी का जोर नए सदस्य बनाने पर अधिक था और ये नए सदस्य जल्दी से जल्दी अधिक कमीशन पाने के लिए उत्पादों की खरीद कर रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सदस्यों को मिलने वाले कमीशन के कारण
उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। मुंबई की विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत शुक्रवार तक बढ़ा दी है। श्री मलिक ने विशेष अदालत के न्यायाधीश आरएन रोकड़े से अपने खराब स्वास्थ्य और गुर्दे के रोग का हवाला देते हुए चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग की। उनके वकील कुशल मोर ने अदालत को बताया कि श्री मलिक की गिरफ्तारी को चुनौती देने और तुरंत रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई संभव है। इसके बाद अदालत ने मलिक की न्यायिक हिरासत शुक्रवार तक बढ़ा दी। नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों की गतिविधियों से जुड़े धनशोधन मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। देश ने पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $460 करोड़ की चीनी का निर्यात किया, जबकि वर्ष 2013-14 में $117 करोड़ 70 लाख की चीनी का निर्यात हुआ था। इस प्रकार चीनी के निर्यात मूल्य में 291% की वृद्धि दर्ज हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में चीनी का निर्यात 65% बढ़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उल्लेख करते हुए ट्विटर पर कहा कि सरकार की नीतियों से किसानों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक हो गई है और उन्हें अपनी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 19 अप्रैल 1910 को ब्रिटिश शासन ने नासिक के मजिस्ट्रेट आर्थर जैक्सन की हत्या के आरोप में अनंत कान्हेरे, कृष्णाजीराव कर्वे और विनायक देशपांडे को फांसी दे दी। स्वातंत्र्यात जगण्याचा माझा अधिकार माझ्यापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही आणि वेळप्रसंगी तो प्राप्त करण्यासाठी मी प्राणांची बाजीही लावली। गुरुला गुरुदक्षिणा द्यायची वेळ आल्यानंतर असे घाबरून मागे हटलास? तुझ्या सहकार्यांना जाऊन सांग कि हा अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जैक्सन का वध करण्यास तैयार है। मैजिस्ट्रेट आर्थर जैक्सन अभिनव भारत सोसाइटी की राष्ट्रवादी गतिविधियों से अवगत थे। जैक्सन ने स्वतंत्रता सेनानी बाबा राव सावरकर को गिरफ्तार किया और उन पर अभियोग चलाया था। अनंत कान्हेरे, कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे ने इसका बदला लिया। जैक्सन की प्रोन्नति और बॉम्बे स्थानांतरण होने पर उनके लिए नासिक के विजयानंद थिएटर में 21 दिसंबर 1909 को विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। जब जैक्सन थिएटर पहुंचे, अनंत कान्हेरे कूदकर उनके सामने आ गए और ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग दी। मौके पर ही जैक्सन की मौत हो गई। अनंत को पकड़ लिया गया और बॉम्बे अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। अनंत के साथ कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे पर भी अभियोग लगाया गया और 19 अप्रैल 1910 को तीनों को फांसी दे दी गई। जेल अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर जला दिए और अस्थियां तक घर वालों को सौंपने के बदले ठाणे के निकट समुद्र में फेंक दी। इन महान शहीदों कृष्णाजी कर्वे, अनंत कान्हेरे और विनायक देशपांडे को हमारा नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी गंगाधर परोजा का भी स्मरण कर रहे हैं। 1943 में 19 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई थी। ओडिशा के कोरापुट निवासी गंगाधर ने महात्मा गांधी के करो या मरो के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारतामो जन्मभूमि भारतामो कर्मभूमि भारतामो जन्मभूमि मो कर्मभूमि मो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गंगाधर को अन्य आंदोलनकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें विचाराधीन राजनीतिक कैदी के रूप में नवरंगपुर उप कारागार में रखा गया। कैद की अवधि में ही गंगाधर को ऐसे माहौल में रखा गया
जहां चिकित्सा देखभाल के अभाव में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। बाद में 18 अप्रैल 1943 को उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तत्कालीन महानिरीक्षक कारागार ने नवरंगपुर उपजेल में खराब स्थितियों के लिए अपने विभाग को जिम्मेदार ठहराया। बाद में गंगाधर और अन्य राजनीतिक बंदियों को कोरापुट जिला जेल भेज दिया गया। वहां हृदय गति रुक जाने के कारण 19 अप्रैल 1943 को गंगाधर परोजा का निधन हो गया। स्वदेश की माटी के इस सपूत गंगाधर परोजा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वाधीनता सेनानी शंकर दयाल मिश्र को भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 1943 में आज के ही दिन उनका निधन हुआ था। शंकर दयाल का जन्म 1919 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। वे एक कर्मठ कांग्रेसी थे और भारत छोड़ो आंदोलन तथा अकाल जैसी स्थिति पर लोगों के असंतोष व्यक्त करने में सक्रियता से शामिल थे। प्रांत में कांग्रेस संगठन को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद कई अन्य लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त 1942 से मार्च 1943 के दौरान उन्हें रायपुर जिला जेल और जबलपुर जिला जेल में हिरासत में रखा गया और अमानवीय यातनाएं दी गई। 1943 में 19 अप्रैल को उनका निधन हो गया। महान शहीद शंकर दयाल मिश्र को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी विधुरंजन भट्टाचार्य को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 1930 में 19 अप्रैल को शहीद हुए थे। विधुरंजन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था। वे अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे और 18 अप्रैल 1930 के चटगांव हमले में शामिल थे। इस हमले के दौरान हुई मुठभेड़ में विधुरंजन घायल हो गए और अगले ही दिन 19 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त विधुरंजन भट्टाचार्य को हमारी सादर श्रद्धांजलि। आज हम मध्य प्रदेश के सागर निवासी शहीद पूरन को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने अपने क्षेत्र के आंदोलनकारियों को एकजुट किया और सागर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ मोर्चा लिया। एक मुठभेड़ के दौरान पूरन को पकड़ लिया गया और 1858 में 19 अप्रैल को फांसी दे दी गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत शहीद पूरन को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आज मंगोलिया में शुरू होगी। ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया और बजरंग पूनिया सहित भारत के 30 पहलवान इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में कल रात मंजेरी के पायनाड स्टेडियम में मेजबान केरल ने पश्चिम बंगाल को 2-0 से हरा दिया। केरल के 2 मैचों में 2 जीत के साथ 6 अंक हैं और वे अंक तालिका में सबसे ऊपर है। ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। एक अन्य मैच में मेघालय ने राजस्थान को 3-2 से हराया। आज गुजरात का मुकाबला सर्विसेज से होगा और दूसरे मैच में उड़ीसा और मणिपुर आमने सामने होंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। केरल में अगले कुछ दिनों तक आंधी और तेज वर्षा जारी रहेगी। मौसम विभाग ने राज्य में शुक्रवार तक कई स्थानों पर तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आज लू चलेगी। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इन महानगरों में तापमान 26 और 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। वहीं जम्मू में आसमान साफ रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके की घटना पर गृहमंत्री अमित शाह का दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश को हिन्दुस्तान और दैनिक जागरण ने पहली खबर बनाया है। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को अमर उजाला ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, 1 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए एनसीआर के 10 जिलों में मास्क अनिवार्य किए जाने को जनसत्ता ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सार्वजनिक स्थलों के लिए बनाए गए नियम। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे नए थल सेना प्रमुख। इस खबर को दैनिक भास्कर ने सचित्र देते हुए लिखा है, कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं मनोज पांडे। नवभारत टाइम्स कहता है, देश में पहली बार इंजीनियरिंग कोर के अधिकारी को मिली सेना की कमान। थोक महंगाई में वृद्धि दर, हिन्दुस्तान का कहना है, कच्चे तेल, गैस और खनिज तेल की कीमतों में तेज वृद्धि से बढ़ रही है थोक महंगाई। पत्र के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध का भी असर। चित्रकूट में 10 देशों के प्रतिनिधियों के बीच 2 दिन के मंथन में ये निष्कर्ष कि गांव में भी रोजगार दें, मिट जाएगी गरीबी और भूखमरी। दैनिक जागरण की खबर है, चारधाम महामार्ग परियोजना के लिए बनेगा सुरक्षा कवच को अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है, ऋषिकेश में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनेगा। श्रीनगर में कम बारिश और अधिक तापमान के कारण एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बंद। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है। पत्र के अनुसार बढ़ते तापमान में कश्मीर को ही नहीं बल्कि बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख को भी नहीं बख्शा। सेब, चेरी, आलू बुखारा और आड़ू की फसलों पर अपनी कूट दृष्टि डाल दी है। राजस्थान पत्रिका ने जैव विज्ञान शीर्षक से लिखा है, होलो पोर्टिंग के जरिए नासा के विशेषज्ञ स्पेस स्टेशन पर। पत्र आगे लिखता है, आ गई धरती और अंतरिक्ष के संपर्क के लिए नई तकनीक। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम बताएं जिन्हें गांधी जी ने सावित्री देवी का नया नाम दिया था और जो करशियांग में नजरबंदी से नेताजी के बच निकलने में मददगार रही थी। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा जिले में दियोदर के बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया। गृहमंत्री अमित शाह ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। केंद्र गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के लाल किला परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बृहस्पतिवार को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 7 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य किया। प्रवर्तन निदेशालय ने बहुस्तरीय बिक्री श्रृंखला घोटाले के आरोप में एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्ति कुर्क की। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आज से मंगोलिया में शुरू। मंजेरी में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में केरल ने पश्चिम बंगाल को 2-0 से पराजित किया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।